ऐसे जानवर जो असल में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहले आते हैं रेवेंस और वुल्फ। ये दोनों मिलकर शिकार करते हैं। रेवेंस आसमान में उड़कर शिकार ढूंढते हैं और जैसे उन्हें कोई जानवर दिखता है वो वापस वुल्फ के पास जाकर उनका ध्यान खींचते हैं और उन्हें उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ वो शिकार था। और जब वुल्फ शिकार कर लेते हैं तो रेवेंस भी उसमें से अपना हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है हर्मिट क्रैब और सी एनेमनी। सी एनेमनी खुद से तेजी से चल नहीं सकता, इसीलिए हर्मिट क्रैब उसे अपने शेल पर उठा लेता है। एनेमनी अपने टेंटिकल से क्रैब को दुश्मनों से बचाता है और क्रैब उसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। साथ ही जब भी क्रैब खाना खाता है तो उसके कुछ टुकड़े भी एनेमनी को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कोयोट्स और हनी बैजर। ये दोनों भी साथ मिलकर शिकार करते हैं। कोयोट्स जमीन पर तेजी से दौड़कर शिकार का पीछा करता है और अगर शिकार बिल में घुस जाए तो हनी बैजर जमीन के नीचे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह शिकार के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचता और फिर दोनों मिलकर अपना हिस्सा खाते हैं। 1917 में एक स्ट्रे डॉग अचानक यूएस मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप पर आ गया। शुरू में वो बस कैंप के आसपास घूमता रहता था और किसी को परेशान भी नहीं करता था, इसीलिए सोल्जर्स ने उसे वहीं रहने दिया। धीरे धीरे उसने सोल्जर्स के साथ रहकर सैल्यूट करना, मार्च करना और बल्ज कॉल्स पर रिएक्ट करना भी सीख लिया। उसकी छोटी सी पूंछ की वजह से सोल्जर्स ने उसका नाम स्टबी रख दिया। कुछ समय बाद सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए यूरोप भेजा जाने लगा और नियम के हिसाब से एनिमल्स को शिप पर ले जाना मना था, इसीलिए स्टबी को पीछे छोड़ना पड़ा। लेकिन एक सोल्जर जेम्स कॉनरॉय को स्टबी से बहुत लगाव हो गया था, इसलिए उसने स्टबी को चुपके से शिप में छुपाकर साथ ले गया। यहीं से स्टबी की असली कहानी शुरू होती है। शुरुआत में उसे सिर्फ सोल्जर्स का सपोर्ट बढ़ाने के लिए ट्रेंचेस में रखा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक खतरनाक गैस अटैक हुआ जिसमें स्टबी घायल हो गया। उस घटना के बाद स्टबी में एक खास क्षमता आ गई। अब वो मस्टर्ड गैस और पॉइजन गैस को पहले ही सूंघकर सोल्जर्स को चेतावनी देने लगा, जिससे कई बार उनकी जान बच गई। समय के साथ स्टबी और भी काम करने लगा। वो एनिमी मूवमेंट्स को रात को पहचान लेता था, आर्टिलरी अटैक्स को पहले ही अलर्ट कर देता था और एक बार तो उसने एक जर्मन स्पाई को पकड़कर छोड़ने ही नहीं दिया जब तक सोल्जर्स आकर उसे गिरफ्तार नहीं कर लेते। युद्ध के बाद स्टबी घायल सोल्जर्स को ढूंढने में मदद करता था और मेडिक्स आने तक भौंककर संकेत देता था। यहाँ तक कि वो एक बार ग्रेनेड ब्लास्ट में घायल भी हुआ, लेकिन ठीक होकर फिर से ड्यूटी पर लौट आया। पूरे युद्ध के दौरान स्टबी ने 17 बैटल्स में हिस्सा लिया, सैकड़ों सोल्जर्स की जान बचाई, कई मेडल्स जीते और उसे ऑफिशियली सर्जेंट का रैंक भी दिया गया। लेकिन आखिरकार 1926 में स्टबी ने नेचुरल कॉज की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन तब तक वो इतिहास के सबसे सम्मानित वॉर हीरोज में से एक बन चुका था। पता है, शुरुआत में बाइसाइकिल्स के पेडल्स ही नहीं होते थे। लोग बस अपने पैरों से जमीन को धक्का देकर आगे बढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चे खिलौने पर चलते हैं। फिर इंजीनियर्स ने एक नया आइडिया निकाला। उन्होंने पेडल सीधे फ्रंट व्हील में लगा दिए, लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि पेडल का पूरा चक्कर सिर्फ व्हील की एक लंबाई जितना ही बाइक को आगे ले जाता था। अगर ज्यादा स्पीड चाहिए तो राइडर्स को बहुत तेजी से पेडल मारना पड़ता था। इसीलिए 1800 में लोगों ने एक अजीब सा आइडिया निकाला। उन्होंने फ्रंट व्हील को बहुत ही बड़ा बना दिया। जितना बड़ा व्हील उतनी ज्यादा दूरी एक पैडल घुमाने में तय हो जाती थी। लेकिन ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि राइडर बहुत ऊंचाई पर बैठता था और अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो सीधा जमीन पर गिरकर हड्डियां टूट सकती थी। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय किसी ने असली समाधान ढूंढ लिया। उन्होंने उस व्हील की जगह गियर्स और चेन सिस्टम लगा दिए। अब एक बड़ा गियर चेन के जरिए छोटे गियर को घुमाता था और पहली बार ऐसा हुआ कि स्पीड व्हील के साइज पर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग पर डिपेंड करने लगी। जैसे ही नर्स इस कांच, जिसे एम्प्यूल कहते हैं, उसकी गर्दन तोड़ती है तो कुछ कांच के टुकड़े इस बोतल के अंदर गिर जाते हैं और आपको पता ही होगा कि कांच के टुकड़े कितने चुभते हैं। अब थोड़ा सा डर का माहौल होगा, क्योंकि वही इंजेक्शन फिर इंसान के नसों में जाता है और अपने साथ ले जाता है वो ढेर सारे कांच के टुकड़े। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि सिरिंज की नीडल्स और टिप बहुत ही पतली होती है, इतनी पतली कि कांच के टुकड़े उनके अंदर आ ही नहीं सकते। इसके अलावा नर्सेस आमतौर पर एम्प्यूल को उल्टा कर दवा खींचते हैं और नीचे थोड़ा सा लिक्विड छोड़ देते हैं, ताकि नीचे जमा हुआ कोई भी टुकड़ा सिरिंज के अंदर न जाए। पर हाँ, एक चीज तो तय है, इंजेक्शन तो लग कर ही रहेगा। रॉकेट लॉन्च के कुछ ही सेकंड पहले लॉन्च पैड के नीचे लाखों लीटर पानी छोड़ दिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये कूलिंग या आग बुझाने के लिए होता ही नहीं। सिर्फ 40 सेकंड के अंदर 2 मिलियन लीटर पानी लॉन्च पैड पर भर दिया जाता है। पर सवाल ये है कि इतने ज्यादा पानी को ऐसे ही वेस्ट क्यों कर दिया जाता है? दरअसल रॉकेट के इंजन की आवाज इतनी ज्यादा तेज और ताकतवर होती है कि अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वही आवाज रॉकेट को तो नुकसान पहुँचाएगी ही, साथ ही आसपास की चीजों को भी तोड़
सकती है। इसीलिए ये पानी साउंड सप्रेशन सिस्टम की तरह काम करता है, जो उस भयानक आवाज की करीब 97% एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, ताकि लॉन्च सुरक्षित तरीके से हो सके।